तो आज के इस नए डीप डाइव में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। मतलब क्या हो अगर ये मान लिया जाए कि लोग अपना गांव या छोटा शहर छोड़कर जो बड़े शहरों में आते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि दिमाग की एक मजबूरी की वजह से आते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि लोग सिर्फ आर्थिक मजबूरी की वजह से पलायन करते हैं। बिल्कुल, पैसा एक बहुत बड़ा बहाना लगता है हमें, पर असली खेल एकदम अलग हो सकता है। आज हमारे सामने रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स का एक काफ़ी लंबा चौड़ा स्टैक रखा है और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग जो सोर्स है ना वो है शिवा नारायण का लिखा और टैक्सला पेज पर छपा एक लेख जिसका नाम है नॉलेज, जॉब्स एंड द फ्यूचर। ओह हाँ, मैंने ये पूरा लेख बहुत ध्यान से पढ़ा है और मैं बता रही हूँ ये सच में काफी माइंड बेंडिंग है। सही में इस विश्लेषण का हमारा मिशन सिर्फ इन पन्नों को पलटना नहीं है, हम उस डीप रूट कॉज तक जाना चाहते हैं जो बताता है कि इंसान दरअसल माइग्रेट करता ही क्यों है और कैसे ये ज्ञानपीठ स्पेस नामक एक नया मॉडल शिक्षा, रोजगार और हमारे भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। ये हमारे सुनने वालों के लिए एक बड़ा आहा मोमेंट होने वाला है। देखिए, ये मुद्दा न सिर्फ स्कूल की दीवारों या उस ट्रेडिशनल एजुकेशन तक सीमित नहीं है और यही बात इन स्रोतों को इतना दिलचस्प बनाती है। अगर हम इन पेपर्स को देखें तो ये बेसिकली ह्यूमन माइग्रेशन और सामाजिक विकास के बीच एक नया ही कनेक्शन जोड़ रहे हैं। राइट। हमारी आम धारणा यही होती है कि लोग सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पलायन करते हैं, मतलब अपना पेट भरने के लिए। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है। इंसान दरअसल एक ऐसी जगह की तलाश में निकलता है जो उसकी क्षमताओं को एक ठोस आकार दे सके। तो यानी ये पूरा टॉपिक ह्यूमन एवोल्यूशन और स्पेस के रिश्ते की कहानी है। एकदम सही कहा आपने। तो यहीं से सीधे उस पहले सवाल पे आते हैं कि लोग आखिर अपनी मिट्टी छोड़ते क्यों हैं। जैसे हमने अभी कहा, आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता या नेचुरल डिजास्टर्स को हम वजह मानते आए हैं, लेकिन शिवा नारायण के लेख में एक नया कॉग्निटिव और स्पेशियल एंगल दिया गया है। यहाँ पैसे की नहीं बल्कि हाई डेफिनेशन स्पेसेस यानी HDS की तलाश की बात हो रही है। हाँ, और ये HDS का कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है। वैसे इन सोर्सेज में HDS को एक ऐसे मल्टी डायमेंशनल स्पेस के रूप में बताया गया है जहां सिर्फ मकान नहीं होते बल्कि सुरक्षा, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ट्रांसफर और जॉब रेडीनेस एक साथ मिलती है। और इसके ठीक विपरीत होते हैं लो डेफिनेशन स्पेसेस, जहां आगे बढ़ने के मौकों में एक अजीब सा धुंधलापन होता है। यहाँ जो शब्द उन्होंने यूज किया है ना, डेफिनेशन, उस पर गौर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब किसी जगह को लो डेफिनेशन कहा जाता है तो उसका मतलब सिर्फ गरीबी नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वहां आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। मतलब फ्यूचर की कोई क्लियर पिक्चर नहीं है वहाँ। बिल्कुल, वहाँ का माहौल एक आम इंसान को ये भरोसा ही नहीं दिला पाता कि उसकी आज की मेहनत का कल क्या रिजल्ट आएगा। और देखिए, इंसान का दिमाग हमेशा से क्लैरिटी चाहता है, उसे एक पैटर्न चाहिए होता है। राइट, दिमाग को सर्टेनिटी पसंद है। हाँ, तो जब एक जगह उसके आने वाले कल की क्लियर तस्वीर नहीं दिखा पाती तो दिमाग सबकॉन्शियसली उस जगह को रिजेक्ट करने लगता है। एक बेचैनी शुरू होती है और बस यहीं से पलायन की बुनियाद पड़ती है। इस प्योर कॉन्सेप्ट को ना हम एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पुराने और धुंधले टीवी पर एक क्रिकेट मैच देख रहा है। स्क्रीन पर अजीब सी लाइंस आ रही हैं। हाँ, वो स्टैटिक जो आता था पुराने टीवीज में। एग्जैक्टली। पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैच में हो क्या रहा है। ऐसे में नेचुरली किसी को भी चिड़चिड़ापन होने लगेगा। इंसान तुरंत चैनल बदलना चाहेगा या फिर टीवी बंद करके किसी दूसरे कमरे में चला जाएगा जहां एक बढ़िया 4K HD टीवी हो। सही बात है। और वैसा ही एक लो डेफिनेशन जगह के साथ होता है। हाँ, जहां आगे बढ़ने का रास्ता धुंधला हो, रोजगार की कोई गारंटी ना हो। ऐसी स्थिति में इंसान उस धुंधलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो एक क्लियर HD जिंदगी की तलाश में निकल पड़ता है। इस टीवी वाली एनालॉजी में ना एक और गहरी लेयर भी है। अगर हम इसे थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखें, स्पेस यानी कोई भी जगह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। ये इंसानी क्षमता और प्रोडक्टिविटी को तय करने वाला सबसे बड़ा ड्राइवर है। अच्छा, मतलब हमारा पोटेंशियल हमारे आसपास की जगह पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, हमारा अस्तित्व हमारे आसपास के स्पेस से गहराई से जुड़ा होता है। अगर वो स्पेस हमारी उस क्षमता को नर्चर नहीं कर रहा तो पोटेंशियल वहीं दब जाता है। स्रोत यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि HDS का ना होना ही फोर्स्ड माइग्रेशन की असली वजह बनता है। यानी लोग शौक से अपना घर नहीं छोड़ते। नहीं,
लोग खुशी खुशी थोड़ी ना घर छोड़ेंगे, वो उस धुंधलेपन से भागते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में एक ठोस डायरेक्शन चाहिए होती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस फर्दर। अगर हमारी आज की महानगर वो 4K टीवीज हैं और गांव या छोटे कस्बे वो स्टैटिक वाले पुराने टीवीज हैं, तो क्या इसका एकमात्र समाधान अपना सामान बांधना और निकल पड़ना है? वही तो मेन पॉइंट है, निकल पड़ना जरूरी नहीं है। राइट। मतलब क्या उस ब्रॉडकास्ट को वहीं पर अपग्रेड करने का कोई रास्ता है? यहां हम लेख में पेश किए गए ज्ञानपीठ स्पेस नामक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये एक लोकलाइज्ड लेनोग्राफी पर आधारित इकोसिस्टम है। ये मॉडल हमारे ट्रेडिशनल शिक्षा मॉडल को पूरी तरह से हटाने की बात करता है। हाँ, ये पैसिव एजुकेशन को रिप्लेस करने की बात करता है। वैसे इसमें पैसिव एजुकेशन की जगह ब्रेन पेज डेवलपमेंट और मोटर साइंस पर फोकस किया गया है। यहाँ नॉलेज ट्रांसफर के लिए 7 डायमेंशंस का जिक्र है, जिसमें डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, फंक्शन मैट्रिक्स और टास्क फॉर्मेटर जैसे हैवी टर्म्स हैं। लेख कहता है कि यहाँ सीखने वाले नॉलेज के कंज्यूमर्स नहीं बल्कि क्रिएटर्स बन जाते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा मैं। सुनने में तो ये सब बड़ा क्रांतिकारी लग रहा है, एकदम माइंड ब्लोइंग, लेकिन क्या ये सिर्फ एक आम स्कूल को दिया गया एक नया और फैंसी नाम नहीं है? फंक्शनली देखा जाए तो एक ट्रेडिशनल स्कूल और इस ज्ञानपीठ में आखिर फर्क ही क्या है? किताबें और पढ़ाई तो वहां भी होती है ना? ये डाउट आना बहुत लाजमी है, पर एक ट्रेडिशनल स्कूल और ज्ञानपीठ स्पेस के बीच का अंतर सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कॉग्निटिव है। देखिए, ट्रेडिशनल स्कूल्स किस चीज पर टिके होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दीवारें, बेंचेस। हाँ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ईंट पत्थर की दीवारें, ब्लैक बोर्ड्स और किताबें, उनका मेन उद्देश्य सिर्फ टीचर से जानकारी को बच्चों तक पहुंचाना होता है। ये एक बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है, जहां बच्चा एक कंटेनर की तरह बैठा है और उसमें जानकारी भरी जा रही है। सही बात है, बस बैठकर सुनना होता है। पर ज्ञानपीठ एक फिजिकल स्पेस को सीधा कॉग्निटिव स्पेस में बदल देता है। ये उस पैसिव लिसनिंग को हटाकर एक्टिव ब्रेन पेज मेकिंग पर फोकस करता है। इसका मतलब है कि जानकारी को दिमाग में सिर्फ स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिवली रीवायर किया जाता है, ताकि दिमाग खुद उस जानकारी को प्रोसेस करना सीख जाए। ओह, तो इस ब्रेन मेकिंग को थोड़ा और डीपली समझते हैं। जब हम आमतौर पर नोट्स बनाते हैं तो किसी नोटबुक या पेपर पर बनाते हैं, पर क्या यहाँ दिमाग को ही किताब का पन्ना बनाने की बात हो रही है? यानी बच्चा सिर्फ बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को डाउनलोड नहीं कर रहा, बल्कि अपने अंदर एक नया सॉफ्टवेयर खुद कोड कर रहा है। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। और जब ये लेख बच्चों को कंज्यूमर्स की जगह क्रिएटर्स बनाने की बात करता है, तो इसका कोर मैकेनिज्म यही है। चलिए उन 7 डायमेंशंस में से एक को उठाते हैं, जैसे टास्क फॉर्मेटर। हाँ, टास्क फॉर्मेटर, ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है। ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है? एक बच्चा मैथ का एक फॉर्मूला सुनता है, कॉपी में लिखता है और एग्जाम के लिए रट लेता है। लेकिन ज्ञानपीठ के टास्क फॉर्मेटर अप्रोच में वो बच्चा उस फॉर्मूला का कंज्यूमर बनकर नहीं रुकता। तो वो क्या करता है? वो उस जानकारी का इस्तेमाल करके खुद एक नया टास्क या नई प्रॉब्लम डिजाइन करेगा, उसको अलग अलग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई करेगा। जब वो बच्चा खुद एक नया सवाल बनाता है, तो वो उस नॉलेज का मालिक बन जाता है। वाह, मतलब वो फिजिकली और कॉग्निटिवली उस जानकारी को एक नया आकार दे रहा है। ये तो सिर्फ सिलेबस बदलने की बात नहीं हुई, ये तो दरअसल सीखने के मैकेनिक्स को ही पलटने का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, वो अपने न्यूरल पाथवेज को खुद ट्रेन कर रहा है। ये मैकेनिक्स वाला हिस्सा वैसे बहुत इंट्रीगिंग है। हमने ये तो देख लिया कि ज्ञानपीठ का थियोरी में क्या आधार है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक रियल क्लासरूम में इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है? सोर्स मटेरियल में मिनिएचर स्कूल्स, साइक्लोज्ड रिहर्सल और 1 डे 1 बुक जैसे टर्म्स दिए गए हैं। हाँ, और इनका रोल काफी प्रैक्टिकल है। लेख में इनका लक्ष्य बच्चों में शुरुआत से ही लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करना बताया गया है। ये भी लिखा है कि मोटो कॉग्निशन के जरिए स्टूडेंट्स डायरेक्टली जॉब रेडी बन रहे हैं। इसमें मुझे वही लॉजिक दिखता है जो तैरना सीखने में होता है। तैरना सीखना, ये एनालॉजी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, बताइए। हाँ, देखिए, अगर किसी को स्विमिंग पूल के बाहर एक बेंच पर बैठाकर तैरने की कितनी भी थ्योरी पढ़ा दी जाए, बोर्ड पर ड्रॉ करके समझा दिया जाए कि पानी में हाथ और पैर इस एंगल पर चलाने हैं, सांस ऐसे लेनी है, तो क्या वो इंसान तैर पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो डूब जाएगा।
एग्जैक्टली जब तक कोई खुद पानी में उतरकर अपने हाथ पैर यानी अपने मोटर स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करता, वो कभी तैरना नहीं सीख सकता। ज्ञानपीठ शायद इस मोटर साइंस को ही सीधा एजुकेशन में अप्लाई कर रहा है। तैरने का उदाहरण बिल्कुल सही दिशा में ले जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन इसमें एक और गहरी लेयर जोड़ी जा सकती है। देखिए, मोटर साइंस सिर्फ हाथ पैर चलाने तक सीमित नहीं है। न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब कोई फिजिकल एक्शन यानी मोटर फंक्शन कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ता है तो वो जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। अच्छा, इसको मोटर कॉग्निटिव इंटीग्रेशन कहते हैं। हाँ, अब इस लेख में दिए गए मिनिएचर स्कूल्स के कॉन्सेप्ट को ही लीजिए। यहाँ बच्चे सिर्फ एक बेंच पर विद्यार्थी बन के चुपचाप नहीं बैठते, वो स्मॉल टीचर्स के रूप में प्रैक्टिकल काम करते हैं। स्मॉल टीचर्स यानी बच्चे खुद पढ़ाते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा किसी 7 साल के बच्चे को ग्रेविटी समझा रहा है। जब वो सिखाने के लिए खड़ा होता है, कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स गिराकर प्रैक्टिकली दिखाता है, तो उसके दिमाग को उस जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। राइट, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसे एजुकेशन की भाषा में कॉग्निटिव लोड या फिनमेन टेक्निक भी कहते हैं। ये प्रोसेस न्यूरल पाथवेज को फिजिकली मजबूत करता है। यानी एक तरह से वो हर दिन अपने दिमाग की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और सीखने की इस प्रोसेस में उनका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पर ये साइक्लॉइडल रिहर्सल दरअसल काम कैसे करता है? और ये वन डे वन बुक का फंडा क्या है? एक किताब को पढ़ने में महीनों लग जाते हैं वैसे तो। देखिए, साइक्लॉइडल रिहर्सल का मतलब किसी भी जानकारी को सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ देना नहीं है। ये एक ही प्रैक्टिकल टास्क को बार बार अलग अलग एंगल्स और सिचुएशन से करना है। जैसे एक म्यूजिशियन लगातार एक ही धुन की प्रैक्टिस करता है जब तक उसकी उंगलियां खुद ना चलने लगें। मसल मेमोरी की तरह। हाँ, एकदम। और जहाँ तक वन डे वन बुक मॉडल की बात है, इसमें बच्चों को पैसिव रीडर नहीं बनाया जाता कि वो बस लाइन बाय लाइन पढ़ते रहें। एक किताब को एक दिन में एक ग्रुप टास्क की तरह एनालाइज किया जाता है। अच्छा, ग्रुप टास्क में कैसे? जैसे एक टीम उस किताब के मेन कॉन्सेप्ट्स निकालती है, दूसरी टीम उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई करना देखती है और तीसरी टीम उस पर डिबेट करती है। जब ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं तो जॉब रेडीनेस अपने आप बढ़ जाती है। सही बात है। आज की लगातार बदलती इकोनॉमी को थ्योरी रटने वाले लोग चाहिए भी नहीं। ऐसे लोग चाहिए जो पानी में कूद कर तैरना जानते हों, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, है ना? बिल्कुल, जिनकी मोटर मेमोरी और कॉग्निटिव स्किल्स एक साथ काम करते हों। सो हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हमने अभी तक एक स्टूडेंट के दिमाग के अंदर झांक कर देखा, एक माइक्रो लेवल पर। हाँ, अब इस लेंस को थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर देखते हैं। हाँ, मैक्रो लेवल का इम्पैक्ट समझना जरूरी है। अगर एक पूरे इलाके के बच्चे, एक पूरे गांव के बच्चे इस लर्नोग्राफी और ज्ञानपीठ के थ्रू ट्रेन हो रहे हैं, तो इसका मैक्रो लेवल पर यानी पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा? सोर्स मटेरियल काफी क्लियर करता है कि ज्ञानपीठ स्पेस का लोकल लेवल पर बनना ब्रेन ड्रेन को रोकता है और उसको ब्रेन गेन में बदल देता है। ब्रेन गेन, ये शब्द काफी पावरफुल है ना? जी। इससे लोकल स्टार्टअप इंक्यूबेशन, जॉब क्रिएशन और साथ ही साथ कल्चरल प्रिजर्वेशन भी होता है, क्योंकि लोगों को अपनी जड़ें छोड़कर नहीं जाना पड़ता। लेख पॉलिसी मेकर्स को भी सीधा सुझाव देता है कि रिएक्टिव पॉलिसी छोड़कर प्रोएक्टिव एम्पावरमेंट पर आना चाहिए। मैक्रो लेवल पर ना यही शिफ्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। हमारी आज की ज़्यादातर पॉलिसीज़ बिल्कुल रिएक्टिव होती हैं। सरकार तब सोचना शुरू करती है जब पलायन की वजह से शहरों पर दबाव अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, पोल्यूशन होता है। हाँ, तब वो सड़कें चौड़ी करने लगते हैं या नए फ्लाईओवर्स बनाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ज्ञानपीठ का ये आइडिया कहता है कि अगर हम नेटिव स्पेस यानी किसी छोटे कस्बे या गांव को ही कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर से भर दें, उसको सच में एक हाई डेफिनेशन स्पेस बना दें, तो पलायन ऑटोमेटिकली रुकने लगेगा। क्योंकि ब्रेन ड्रेन तभी होता है ना जब किसी शानदार दिमाग को आगे बढ़ने के लिए अपनी पैदाइश की जगह छोटी लगने लगती है। सही कहा आपने। अगर वही नेटिव जगह दुनिया भर का ज्ञान और स्किल्स वहीं पर क्रिएट कर दे तो वहाँ लोकल बिजनेसेस शुरू होंगे, और जब लोकल टैलेंट वहीं रुकेगा तो वहाँ की इकोनॉमी का चक्कर भी वहीं तेजी से घूमेगा। तो रियलिटी में इसका क्या मतलब बनता है? एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए किसी छोटे से गांव में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ज्ञानपीठ बन गया। वहां बच्चों का शानदार ब्रेन पेज डेवलपमेंट हो रहा है, मोटर साइंस की ट्रेनिंग मिल रही है।
हाँ, मान लेते हैं। लेकिन क्या पढ़ाई पूरी करने के बाद लोग तब भी बड़े शहरों की चमक, आलीशान बिल्डिंग्स और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे? आखिर नेटवर्किंग और करियर की बड़ी अपॉर्चुनिटीज तो मेट्रोज में ही मिलती है ना। तो क्या सिर्फ एक अच्छी शिक्षा का मॉडल लोगों को मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जाने से रोक सकता है? आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन हमें यहाँ इस मॉडल के पीछे के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करना होगा। देखिए, ज्ञानपीठ का मकसद किसी को जबरदस्ती उसके गांव में बंद कर रखना नहीं है। राइट। मकसद नेटिव स्पेस को इनोवेशन और टैलेंट का एक इतना बड़ा हब बनाना है कि लोग मजबूरी में बाहर ना जाएं। आज का पलायन एक डेस्परेट एस्केप है। इंसान को शहर इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उसके गांव में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मजबूरी का सफर बन चुका है माइग्रेशन। हाँ, लेकिन जब एक छोटे शहर में ज्ञानपीठ होगा, वहां के बच्चे 15-16 साल की उम्र से ही प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे। उनके पास लीडरशिप होगी, तो लोकल बिजनेसेस ग्रो करेंगे और नई कंपनियां खुद वहां आने लगेंगी। ओह अच्छा, यानी कैपिटल और कंपनीज उस टैलेंट के पास खुद चलकर आएंगी, बजाय इसके कि टैलेंट को जॉब की तलाश में धक्के खाते हुए मेट्रोज में जाना पड़े। एक तरह का रिवर्स माइग्रेशन कह सकते हैं इसे। एग्जैक्टली। और तब अगर कोई बाहर जाना चाहे, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर को ज्वाइन करना चाहे, तो वो उसकी एक चॉइस होगी। उसे हम वॉलंटरी जर्नी कहेंगे, किसी आर्थिक मजबूरी का पलायन नहीं। सही बात है, वो ऑप्शन होगा, कंपल्शन नहीं। अगर देश के छोटे कस्बे खुद स्किल्ड लोग और स्टार्टअप्स पैदा करने लगें, तो सोचिए आर्थिक विकास की रफ्तार क्या होगी। ये पूरे देश के सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बहुत मजबूती देता है। लोग अपनी मर्जी से दुनिया घूमेंगे, बड़े शहरों में काम करेंगे, लेकिन अपनी जमीन से जुड़े रहकर अपने इलाके को एम्पावर कर पाएंगे। उनका गांव उनके लिए अब एक लो डेफिनेशन स्पेस नहीं रहेगा जहां से उन्हें भागना पड़े। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम थोड़ा समेटें, तो इन स्रोतों से एक बात क्रिस्टल क्लियर होती है। बिल्कुल। एक बेहतर भविष्य के लिए, एक मजबूत समाज के लिए हमें सिर्फ सीमेंट की सड़कें, बड़े फ्लाईओवर्स और आलीशान बिल्डिंग्स पर ही ध्यान नहीं देना है। असली जरूरत है ठोस कॉग्निटिव और कल्चरल स्पेसेस बनाने की। सही कहा, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम कहाँ और कैसे बढ़ रहे हैं। हाँ, हमारा दिमाग और हमारी क्षमताएं अगर अपनी जगह पर ही सही आकार ले सकें, तो किसी को भी लो डेफिनेशन स्पेस की घुटन नहीं झेलनी पड़ेगी। कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ना बाकी सारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन बेजान हो जाता है। एक असली हाई डेफिनेशन स्पेस वही है जो वहां रहने वालों को क्लैरिटी और सुरक्षा दोनों एक साथ दे। ज्ञानपीठ का ये मॉडल दरअसल इंसानी क्षमता को उसकी अपनी मिट्टी में ही एम्पावर करने का एक आकर्षक ब्लूप्रिंट है। लेकिन देखिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना एक बड़ा ही अजीब और विचारणीय सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। ये सीधे तौर पर इन पेपर्स में नहीं लिखा है, पर इस डिस्कशन से ही निकल रहा है। अच्छा, क्या सवाल है वो? हम लगातार फिजिकल कॉग्निटिव स्पेसेस और नेटिव जमीन को हाई डेफिनेशन स्पेस बनाने की बात कर रहे हैं, पर आज के इस डिजिटल दौर को देखिए, जहां हमारा दिमाग वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर और मेटावर्स की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहा है। डिजिटल दुनिया का विस्तार फिजिकल दुनिया से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। ओह, मेटावर्स का एंगल, ये तो काफी डीप है ना? तो आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या ये हाई डेफिनेशन स्पेसेस किसी फिजिकल जगह यानी किसी असली गांव या शहर में बनेंगे ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया में शिफ्ट हो जाएंगे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। और अगर हमारा दिमाग एक वीआर हेडसेट पहनकर अपने कमरे से ही उस परफेक्ट और क्लियर वर्चुअल एचडीएस में चला गया, तो क्या जमीन पर होने वाले भौगोलिक पलायन का कॉन्सेप्ट ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या लोग फिजिकली माइग्रेट करना ही छोड़ देंगे? ये बहुत ही माइंड बेंडिंग थॉट है। इसने तो पूरे माइग्रेशन कॉन्सेप्ट को ही नए फ्रेम में डाल दिया। एकदम। ये एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला मुद्दा है हमारे सुनने वालों के लिए भी। आगे आगे देखते हैं क्या होता है, पर अपनी क्यूरियोसिटी हमेशा बनाए रखिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।